गुड मॉर्निंग आप सभी को। समाज के हम अगले टॉपिक पे आज अध्ययन करेंगे। पीछे हम लोग अगली क्लास में हम लोगों ने कर्मधारय समास को, बहुव्रीहि समास को और द्वंद्व और द्विगु चार को देख लिया है हमने। ठीक, समाज के चार ही भेद होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि समाज के भेद पूछेगा तो चार ही बताएंगे। 6 समास को पढ़ते हैं जो 2 तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो कर्मधारय आता है और द्विगु आता है। क्लियर है? तो आज हम अव्ययी समास को पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, वह समास जिसका संपूर्ण पद अव्यय या अविकारी शब्द हो। वह समास जिसका संपूर्ण पद अव्यय या अविकारी हो उसे क्या कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये ध्यान देना है कि जिसका संपूर्ण पद अव्यय या अविकारी हो, जैसे निडर। ध्यान देना है, निडर। निडर में क्या है? तो अव्ययी भाव समास है। एग्जाम्पल देख लीजिए, राम निडर है। यहाँ पे निडर अविकारी है, इसको हम कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। निडर को, निडर हमेशा निडर ही रहेगा, चाहे इसका कोई भी रूप रहे। सीता निडर है, वे निडर है। एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में, जिसमें इसका प्रयोग करेंगे ये अपने इसी रूप में रहेगा, ये अविकारी है। ठीक, राम के साथ भी निडर ही रहेगा, सीता के साथ स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों रूपों में, दोनों लिंग में इसका रूप बराबर रहेगा। राम निडर है, सीता निडर है, वे निडर है। निडर चेंज नहीं होगा। इसी को हम लोग अविकारी कहते हैं या अव्यय कहते हैं। ठीक, अव्यय भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, ये ध्यान देना है। प्रश्न बनता है कि किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व मतलब पहला पद और उत्तर मतलब बाद का पद। ठीक, तो अव्ययी भाव समास का पहला या पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। ये ध्यान देना है कि अव्ययी भाव समास क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। क्रिया विशेषण मतलब वो विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, आगे देखिए एग्जाम्पल, जैसे राहुल अत्यधिक सोता है। राहुल अत्यधिक सोता है, तो यहाँ पे जो अत्यधिक है, ये अत्यधिक में अव्ययी भाव समास है, ये ध्यान देना है। अत्यधिक में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है अत्यधिक में। तो यहाँ पे अत्यधिक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक, क्योंकि बताया गया है राहुल की विशेषता क्या है कि वो अधिक सोता है। ठीक, तो आगे देखिए, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे जो प्रतिदिन है ये अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में और अत्यधिक में दोनों में अव्ययी भाव समास है। तो वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो जाना क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहा है कि प्रतिदिन जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्रिया विशेषण के रूप में भी अव्ययी भाव समास का प्रयोग होता है, ये ध्यान देना है। ये काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक, अब देखिए, वह सपरिवार यहाँ आया। यहाँ भी विशेषता बताई गई है कि वह सपरिवार यहाँ आया, मतलब अकेले नहीं आया, परिवार के साथ आया। तो सपरिवार में क्रिया विशेषण है, ये ध्यान देना है। और समास कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास है। तो फोकस करेंगे कि सपरिवार में, प्रतिदिन में और अत्यधिक में अव्ययी भाव समास है। अब हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास की संरचना कि इसकी संरचना कैसे होती है। तो अब देखिए, अव्ययी भाव समास की संरचना 4 प्रकारों से होती है। इसकी संरचना 4 प्रकारों से होती है। पहला पद उपसर्ग हो। अव्ययी भाव समास का ये पहला रूल है कि इसका पहला पद उपसर्ग होना अनिवार्य है। जैसे निडर है, प्रतिदिन है, अनुगमन है। तो देख लीजिए, निडर में पहला पद नि है जो उपसर्ग है। प्रतिदिन में पहला पद प्रति है जो उपसर्ग है। अनुगमन में पहला पद अनु है जो उपसर्ग है। क्लियर है? पहला रूल ये है कि पहला पद उपसर्ग होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि पहला पद अव्यय भी हो सकता है। ठीक, जिसका मतलब कि कोई, जैसे अविकारी, ठीक, विकार नहीं किया जा सकता हो। जैसे यथाशक्ति में पहला पद क्या है? यथा है, तो यथा अव्यय है। ठीक, भर पेट में पहला पद क्या है? ये ट है, तो भर पेट में
पहला पद भर है तो भर क्या है? अव्यय है। फिर तीसरा देखिए, दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग हो, ये भी ध्यान देना है कि दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग हो तो भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे नित्य प्रति में प्रति क्या है? दूसरा पद है और जो उपसर्ग है। सरयू पार में ये पार जो है दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द यहाँ पे पार जो है अव्यय है। ठीक। अब अगला देखिए, चौथा, जहाँ एक ही पद की आवृत्ति होती है, जहाँ एक ही पद की आवृत्ति होती है, जैसे पल पल, क्षण क्षण, तो वहां भी अव्ययी भाव समास होगा। ठीक। अब ये नहीं कि पल पल में द्वंद लगा देंगे, नहीं, द्वंद नहीं होगा पल पल में। क्यों? क्योंकि द्वंद में विपरीतार्थक शब्द रहते हैं, एक ही शब्द नहीं रिपीट करेगा। तो जब एक पद की आवृत्ति होगी दो बार तो वहां अव्ययी भाव समास होगा, जैसे पल पल, क्षण क्षण। ठीक। तो इसके 4 रूल हैं। पहला पद उपसर्ग हो तो भी अव्ययी भाव समास होगा, पहला पद अव्यय हो तो भी अव्ययी भाव समास होगा, दूसरा पद उपसर्ग हो या अव्यय हो तो भी अव्ययी भाव समास होगा, और चौथा नियम ये है कि एक ही पद की आवृत्ति भी हो तो भी अव्ययी भाव समास होगा। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जहाँ प्रथम पद उपसर्ग हो उसके उदाहरण देख लीजिए उसके भी, कि यहाँ पे जितने भी उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं उसका सभी जो पहला पद है वो उपसर्ग होगा। जैसे अतिरिक्त, और सभी में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है, ये ध्यान देना है। अव्ययी भाव समास, सभी में अव्ययी भाव समास है। अतिरिक्त में है, इसका विग्रह करेंगे तो अतिरिक्त का अर्थ होता है रिक्त से अलग। अतीन्द्रिय का विग्रह होगा इंद्रियों से परे, और अति उपसर्ग लगा है। अत्यंत में भी अति उपसर्ग लगा है, तो अंत से भी अधिक, अंत से भी अधिक को अत्यंत कहते हैं। अनुक्रम, क्रमानुसार। अनुगमन, गमन के पीछे गमन। अनुचिंतन, चिंतन के बाद चिंतन। अब देखिए आगे, अनुरूप, जैसा रूप है वैसा। अनुसार, जैसा सार है वैसा। आजीवन, जीवन भर। आपाद मस्तक, मस्तक से पांव तक। अपूर्ण, पूर्ण से भरा हुआ। नियमन, नियम के अनुसार करना। निर्विवाद, बिना विवाद के। निडर, डर रहित। नीरव, तो रव रहित, नीरव का होगा विग्रह रव रहित। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिघात, घात के बदले घात। ठीक। प्रतिघात का विग्रह होगा घात के बदले घात। प्रतिपल, प्रत्येक पल। प्रत्येक, प्रत्येक या हर एक। विशुद्ध, विशुद्ध पे ध्यान देना है, ये मोस्ट है कि विशुद्ध में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। इम्पोर्टेंट इसलिए ये हो जा रहा है क्योंकि कंफ्यूज कर देगा थोड़ा, कि पहली बार आएगा तो सोचेंगे विशुद्ध में कौन सा समास है। तो विशुद्ध में अव्ययी भाव समास है, विशेष रूप से शुद्ध इसका विग्रह होगा। अब व्यर्थ, ये भी बहुत मोस्ट है। व्यर्थ, इसका अर्थ होता है अर्थ रहित या बिना अर्थ के। व्यर्थ का अर्थ होता है अर्थ रहित या बिना अर्थ के, ये भी इम्पोर्टेंट है। दर हकीकत, मतलब हकीकत में, इसका विग्रह ये होगा। ठीक। तो अब देखते हैं हम कि जिसमें जहाँ प्रथम पद उपसर्ग हो सभी में अव्ययी भाव समास है। देख लीजिए, सबका पहला पद उपसर्ग है। अतिरिक्त में अति है, अतीन्द्रिय में अति उपसर्ग है, अत्यंत में है, अनुक्रम में अनु है, अनुगमन में अनु उपसर्ग है, अनुचिंतन में अनु उपसर्ग है, अनुरूप में अनु है, अनुसार में है, आजीवन में है, आपाद मस्तक में है, अपूर्ण में है, नियमन में, निर्विवाद में निर उपसर्ग है, निडर में नि है, नीरव में भी नी है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, प्रतिघात में है, प्रतिपल में है, प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग है, विशुद्ध में भी वि उपसर्ग है, व्यर्थ में भी वि उपसर्ग है। ठीक। व्यर्थ का संधि विच्छेद हम करेंगे तो वि प्लस अर्थ होगा। ठीक। तो व्यर्थ में भी वि उपसर्ग है, ये ध्यान देना है। वि प्लस अर्थ मिलके व्यर्थ बनता है। ठीक। तो इसमें भी वि उपसर्ग है, व्यर्थ में भी। दर हकीकत में दर उपसर्ग है। ठीक। तो इसका विग्रह होगा हकीकत में। तो सभी में अव्ययी भाव समास है, ये ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम, पहला पद उपसर्ग वाला हो गया कि पहला अगर पद उपसर्ग होगा तो अव्ययी भाव वहां होगा।
अगर पहला पद अव्यय होगा तो भी अव्ययी भाव होगा, ध्यान देना है। इसके भी एग्जाम्पल बहुत सारे हम लिखे हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, जहाँ प्रथम पद अव्यय हो, जैसे यथाशक्ति है, ठीक, तो यथा यहाँ पे क्या है, अव्यय है। यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो। सहर्ष हर्ष सहित। सपरिवार परिवार सहित। सप्रमाण प्रमाण सहित। भर पेट पेट भर कर, ठीक। और भर सक, सक मतलब शक्ति या सामर्थ्य होता है, और भर सक भर इसका विग्रह होगा शक्ति या सामर्थ्य भर, ठीक। इसका विग्रह होगा शक्ति या सामर्थ्य भर को भरसक कहते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें अव्ययी भाव समास है। तो यथाशक्ति, यथाशीघ्र, सहर्ष, सपरिवार, सप्रमाण, भरपेट, भरसक, सभी में अव्ययी भाव समास है। क्यों है? क्योंकि इसका प्रथम पद अव्यय है। यथाशक्ति में यथा अव्यय है, सहर्ष में स है, सपरिवार में भी स है, सप्रमाण में भी स अव्यय है, भरपेट में भर अव्यय है, भरसक में भर अव्यय है, ठीक। तो दूसरा नियम भी हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम पे, जहाँ दूसरा पद अव्यय हो, ठीक। जहाँ दूसरा पद अव्यय हो वहां भी अव्ययी भाव समास ही होगा, ये भी ध्यान देना है। अवसरानुसार मतलब अवसर के अनुसार। कृपा पूर्वक कृपा के साथ। दर्शनार्थ दर्शन के साथ। नित्य प्रति नित्य ही। सेवोपरांत सेवा के उपरांत। मृत्यु पर्यंत मृत्यु तक, ठीक। तो अवसरानुसार मतलब अवसर प्लस अनुसार, तो जो अनुसार है वो अव्यय है। कृपा पूर्वक में पूर्वक अव्यय है। दर्शनार्थ में अर्थ अव्यय है। नित्य प्रति में प्रति अव्यय है, अंतिम वाला पद। और सेवोपरांत में उपरांत लगा है, ठीक। सेवा प्लस उपरांत तो मिलके सेवोपरांत बना है, तो इसमें उपरांत अव्यय है। और मृत्यु परांत में उपरांत अव्यय है। मृत्यु पर्यंत मतलब मृत्यु प्लस पर्यंत, तो मृत्यु पर्यंत बना है, तो इसमें पर्यंत अव्यय है, ठीक। तो सभी में अव्ययी भाव समास है। मृत्यु पर्यंत, सेवोपरांत, नित्य प्रति, दर्शनार्थ, कृपा पूर्वक और अवसरानुसार। तो दर्शनार्थ को थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि ये तत्पुरुष समास में कंफ्यूज कर देता है, ठीक। तो इसको ध्यान देंगे कि दर्शनार्थ में अव्ययी भाव समास है। अब तीसरा नियम अपना यहाँ देखेंगे। तीसरा नियम कि जहाँ पद की आवृत्ति हो, ठीक, जहाँ पद की आवृत्ति हो, घड़ी घड़ी। देखिए एक ही पद की आवृत्ति अगर दो बार हो गई, एक ही शब्द दो बार रिपीट कर दिया तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। पर अगर अलग अलग किए, जैसे चावल दाल, रोटी सब्जी, दाल रोटी, वहाँ नहीं होगा, वहाँ द्वंद्व में चला जाएगा। लेकिन जब एक ही पद की आवृत्ति होगी, सेम पद दो बार रिवीजन करेगा तो वहाँ अव्ययी होगा, ठीक। ये बहुत इजी है। जैसे घड़ी घड़ी, इसका विग्रह होगा प्रत्येक घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी। दिनों दिन, दिन के बाद दिन। रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। पल पल, प्रत्येक पल, पल ही पल में। क्षण क्षण, प्रत्येक क्षण या क्षण ही क्षण में। चार चार, चार या चार, ठीक, चार ही चार। तो घड़ी घड़ी, प्रत्येक दिन, रातों रात, हाथों हाथ, पल पल, क्षण क्षण और चार चार, सब में अव्ययी भाव समास है, ये ध्यान देना है। अच्छा, इसी से मुझे याद आ गया मिलता जुलता। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि बाता बाती, बाता बाती, ये योजक चिन्ह नहीं रहेगा, गलती से लग गया है। लाठा लाठी, और मुक्का मुक्की। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इन तीनों में कौन सा समास है। मुक्का मुक्की में, बाता बाती में, लाठा लाठी में, ठीक। यहाँ पे बीच में योजक नहीं रहेगा, एक ही में है। मुक्का मुक्की, बाता बाती, लाठा लाठी, इन तीनों में आप हमें समास बताइएगा, ठीक, कमेंट में कि किसका समास है, कौन सा समास इसमें होगा। ऐसे समास में आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समास क्लियर हो जाएगा। अच्छे से थोड़ा सोचिएगा कि किसका एक कौन सा समास है इसमें, ठीक। और कमेंट में अवश्य बताइएगा कि किसका है, कौन सा समास है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अव्ययी भाव समास, हमारा समाप्त हो गया, ठीक। इसको देख लीजिए अच्छे से, ये समास समाप्त हो गया। इसको समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को।
निडर, नीरव, प्रतिदिन, निर्विवाद, नियमन, सभी में अव्ययीभाव समास है। अब हम आगे देखते हैं, तत्पुरुष समास देखेंगे। ठीक, अब हम तत्पुरुष समास देखेंगे, यही हमारा लास्ट समास है। अब देखिए इसका परिभाषा, देखिए परिभाषा सभी का ध्यान रखिएगा, आप लोग सभी का पूछता है तो परिभाषा सभी का ध्यान देना है। ठीक, तो वह समास जिसका पूर्व पद गौड़ एवं उत्तर पद प्रधान हो, वह समास जिसका पूर्व पद गौड़ एवं उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता व संबोधन कारकों को छोड़कर सिर्फ अन्य कारकों चिन्हों के लोप से बने समासिक पद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान देना है कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कारक के कौन से भेद नहीं होते हैं, तो कर्ता और संबोधन कारक, ये दोनों तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आते हैं। हिंदी में कारक 8 हैं टोटल। ठीक, लेकिन समास में जब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, किसके चिन्ह आते हैं, तो केवल 6 ही की हम गणना करते हैं। ठीक, जैसे देखिए हमारे 8 कारक हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 8 कारक हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक, तो कर्ता को और संबोधन को तत्पुरुष समास में हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक, ये लोग इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, ये 6 आते हैं। ये 6 मोस्ट हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि कर्म का चिन्ह क्या होता है, कर्म कारक का, तो कर्म कारक का चिन्ह होता है को। करण का चिन्ह क्या होता है, तो से या द्वारा होता है। ठीक, करण कारक से या द्वारा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त होता है। आपादान कारक से, देखिए कर्ण में भी से है, लेकिन कर्ण में से का प्रयोग होता है संबंध बताने के लिए। ठीक, किसी से संबंध जोड़ने के लिए या बताने के लिए। लेकिन अपादान में भी से प्रयोग होता है, लेकिन अपादान में जब से प्रयोग होगा तो इससे अलगाव का सेंस आता है। ठीक, किसी चीज को किसी से अलग करेंगे तब हम से लगाते हैं वहाँ। अपादान में जो से है इसका सेंस हम लोग अलग से लेते हैं। संबंध में का, के, की, और अधिकरण में और पर आता है। ठीक, अधिकरण में भी आएगा और पर आएगा। तो प्रश्न बनता है कि क्रिया का आधार सूचित करने के लिए कौन सा कारक उपयुक्त है, तो क्रिया का आधार सूचित करने के लिए अधिकरण कारक उपयुक्त है, ये ध्यान देना है। और जब अलगाव की बात आएगी तो आपादान का। ठीक, ध्यान देंगे। तो कर्म का को हो गया, करण का से द्वारा हो गया, संप्रदान का के लिए, आपादान का से या अलग, संबंध का के की, और अधिकरण का में और पर। संबोधन तो इसमें पढ़ते ही नहीं है, संबोधन का हे या अरे होता है। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष को। तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष को हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कर्म तत्पुरुष समास है, ये ध्यान देना है। विकल्प को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, विकल्प बहुत हेल्प करेगा, मतलब उदाहरण है जो, तो उदाहरण बहुत सहायता करेगा, उदाहरण पे ध्यान देंगे। जैसे है यश प्राप्त, तो इसका विग्रह करेंगे हम, क्या होगा, तो यश को प्राप्त, तो को आ गया यहाँ ना, ऊपर पढ़े थे कर्म का चिन्ह को होता है, तो को आ गया, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष है। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, विग्रह करने पे अगर को आ जाएगा तो वहाँ कर्म तत्पुरुष होगा, ये ध्यान देना है कि विग्रह करने पे को आ जाएगा तो वहाँ कर्म तत्पुरुष होगा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, पद प्राप्त, पद को प्राप्त। गिरह कट, गिरह धोती की गांठ को गिरह कहते हैं। ठीक, तो गिरह को काटने वाला, ये मोस्ट है। गिरह कट में समास पूछता है, ये मोस्ट है, तो गिरह कट में तत्पुरुष समास है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ग्रंथकार, ये भी मोस्ट है, ग्रंथकार भी मोस्ट है। ग्रंथ को करने वाला को ग्रंथकार कहते हैं, और ग्रंथकार में कर्म तत्पुरुष है, ये ध्यान देना है। उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि ग्रंथ का, ग्रंथ को करने वाला, तो ग्रंथकार में कर्म तत्पुरुष है। चिड़ी मार, ये भी बहुत मोस्ट है, सुपर मोस्ट है चिड़ी मार। ठीक, तो चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाले को चिड़ी मार कहते हैं, यहाँ भी को आ गया, तो यहाँ भी कर्म तत्पुरुष है। देशागत, तो देश को गत, देश को गत को देशागत कहते हैं, यहाँ भी कर्म तत्पुरुष है। सर्वज्ञ, ये भी मोस्ट है, सर्वज्ञ ये भी मोस्ट है। सर्व को जानने वाला, सर्व को जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं,
और सर्वज्ञ में समास पूछेगा तो तत्पुरुष बताएंगे। तत्पुरुष का कौन सा भेद है? तो कर्म तत्पुरुष है। ठीक। चित्त चोर, तो चित्त को चोरने वाला, चित्त को चोरने वाला को चित्त चोर कहते हैं। ठीक। तो चित्त चोर में भी कर्म तत्पुरुष है। अगला देखिए, ख्याति प्राप्त, तो ख्याति को प्राप्त, ख्याति प्राप्त का होगा विग्रह ख्याति को प्राप्त। लाभप्रद, लाभप्रद का विग्रह होगा लाभ को प्रदान करने वाला, लाभप्रद का होगा लाभ को प्रदान करने वाला। मरणातुर, मरणातुर का विग्रह होगा मरण को आतुर, यहाँ भी को आ गया। देखिए विग्रह करने पे को आएगा तो कर्म तत्पुरुष होगा। तो लाभप्रद में भी कर्म तत्पुरुष है। मरणातुर, मरण को आतुर, ये ध्यान देना है, विग्रह पे ज्यादा ध्यान देना है। विग्रह अगर हम अच्छे से कर लेंगे समास का तो फिर समास पहचानने में हमें बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। समास गलत कब होता है? जब हम उसका विग्रह, उसका कुछ और विग्रह होगा, हम अपने दिमाग में कुछ और विग्रह बैठा लेते हैं, वहीं पे गलत हो जाता है हमारा समास। ठीक। तो वय प्राप्त, वय को प्राप्त। जातिगत, जाति को गत, जातिगत, जाति को गत, यहाँ भी कर्म तत्पुरुष है। जातिगत, जाति को गत। अभी और देखिए और उदाहरण है कर्म तत्पुरुष का। विदेश गमन, विदेश गमन, विदेश को गमन। फलदायी, फल को देने वाला। तिलकुटा, तिल को कुटने वाला। रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिगत, ये मोस्ट है, व्यक्तिगत मोस्ट है। ठीक। व्यक्तिगत मोस्ट है। व्यक्ति को गत, क्योंकि इसका विग्रह बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग कर भी लेंगे कुछ, लेकिन अधिकतर लोग नहीं कर पाएंगे इसका विग्रह, इसीलिए व्यक्तिगत को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति को गत, इसका विग्रह होगा व्यक्ति को गत, व्यक्तिगत। और व्यक्तिगत में समास कौन सा है? तो कर्म तत्पुरुष है समास। ठीक। और व्यक्तिगत किसी का काव्य है, व्यक्तिगत किसी का काव्य भी है। ये आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये किसका काव्य है व्यक्तिगत। ठीक। अब आता है सामने, याद आता है तो पूछ लेते हैं, आप लोगों को भी इससे फायदा ही होगा कि थोड़ा रचना एक दो भी तैयार हो जाएगी। तो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत किसी का काव्य है बताइएगा। व्यक्तिगत में कर्म तत्पुरुष है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक। सभी क्वेश्चन को नोट करके फिर उसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। और जहाँ समास करिएगा वहाँ के समास में क्वेश्चन भी नोट ये कर लीजिएगा, वहीं पे एक दो लिख लीजिएगा जो होता है। अब देखिए वेदज्ञ, वेदज्ञ का भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत मोस्ट है। वेदज्ञ में भी कर्म तत्पुरुष है। तो वेदज्ञ का विग्रह क्या होगा? वेद को जानने वाला, वेद को जानने वाले को क्या कहते हैं? तो वेदज्ञ कहते हैं। तो वेदज्ञ में भी कर्म तत्पुरुष है। शरीर व्यापी, शरीर को व्यापा हुआ, शरीर व्यापी, शरीर को व्यापा हुआ, तो शरीर व्यापी में भी कर्म तत्पुरुष है। शास्त्र संगत, शास्त्र संगत, तो शास्त्र को संगत, इसमें भी कर्म तत्पुरुष है। सुख कर, सुख को करने वाला, इसमें भी कर्म तत्पुरुष है। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। हस्तगत, हस्त को गत। शरणागत, शरण को आगत, शरणागत, शरण को आगत, ये ध्यान देना है। शरणागत, शरण को आगत, इसमें भी कर्म तत्पुरुष है। और शरणागत नाम से किसी ने कहानी भी लिखा है, शरणागत नाम से किसी की कहानी भी है और इसमें कर्म तत्पुरुष है, ये भी ध्यान रखिएगा कि शरण को आगत इसका विग्रह होगा और ये किसी की कहानी भी है, ये भी आप लोग हमें बताइएगा। 4 क्वेश्चन हो गए, चारों का आंसर आप लोग एक साथ लिख के और कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक। इससे पता भी चलेगा कि कौन क्लास पूरा देखा है कौन नहीं देखा है, क्योंकि जो लोग देखेंगे कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे, क्योंकि प्रश्न वो लोग सुनेंगे। ठीक। अब देखिए कर्म तत्पुरुष का उदाहरण यहाँ पे खत्म होता है, फिर एक बार हम सारे उदाहरणों को एक साथ देख लेते हैं। तो देखिए कर्म तत्पुरुष का उदाहरण, यश प्राप्त है, पद प्राप्त है, गिरहकट है, ग्रंथकार है, चिड़ीमार है, देशगत है, सर्वज्ञ है, चित्तचोर है, ख्याति प्राप्त है, लाभप्रद है, मरणातुर है, वय प्राप्ति है, जातिगत है, विदेश गमन है, फलदायी है, तिलकुटा है, रोजगारोन्मुख है, विरोधजनक है, व्यक्तिगत है, वेदज्ञ है, शरीर व्यापी है,
शास्त्र संगत है, सुखकर है, सुख प्राप्त है, स्वर्ग प्राप्त है, हस्तगत है, शरणागत है। ठीक, अब हमारा कर्म तत्पुरुष खत्म हुआ। अब आता है करण तत्पुरुष। ठीक, हमने तत्पुरुष के एक भेद कर्म तत्पुरुष को खत्म कर दिया। अब हमारा आता है करण तत्पुरुष। ठीक, अब हम लोग करण तत्पुरुष को पढ़ेंगे। तो इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है से। इसको विग्रह करने पे से आएगा या द्वारा आएगा। ठीक, से आएगा या द्वारा आएगा, ये ध्यान देना है। तो इसका जो से आता है वो संबंध मतलब स्थापित करता है। इसका जो से रहता है, तो इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण से हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से, और उदाहरण से तैयार भी हो जाएगा समास। देखिए, तुलसीकृत, तो तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो करण तत्पुरुष है तुलसीकृत में, और इसका विग्रह क्या होगा? एक मिनट, करण तत्पुरुष है, इसका विग्रह क्या होगा? तो तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत करण तत्पुरुष है। अब भूख मरा, भूख से मरा हुआ, भूख मरा, भूख से मरा हुआ। ठीक, इसमें भी करण तत्पुरुष है। हस्त लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, द्वारा आ गया ना यहाँ पे, तो हस्त लिखित में भी करण तत्पुरुष है। सारे उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उदाहरण जितनी उदाहरण पे पकड़ बनेगी, पढ़ेंगे, उतना मतलब हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा समास में। अनुभव जन्य, देखिए अनुभव से जन्य करण तत्पुरुष है। स्वयं सिद्धि, स्वयं से सिद्ध, रेखांकित, रेखा से अंकित, शोकाकुल, ये मोस्ट है, शोक से आकुल, शोक से आकुल, शोकाकुल, गुरुदत्त, गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त। ठीक, गुरुदत्त का क्या होगा? गुरु द्वारा दत्त करण तत्पुरुष है। श्रम साध्य, ये भी मोस्ट है, श्रम से साध्य या श्रम से सधा हुआ, श्रम साध्य, श्रम से साध्य करण तत्पुरुष है। सूरकृत, सूर द्वारा कृत, सूरकृत मतलब सूर द्वारा कृत, इसमें भी करण तत्पुरुष है। मेघाच्छन्न, मेघ से आच्छन्न, मेघाच्छन्न, मेघ से आच्छन्न, इसमें भी करण तत्पुरुष है। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण, इसमें भी करण तत्पुरुष है। ठीक, अब देखिए इसका विग्रह पे ध्यान दीजिएगा, और इससे भी। अब है दयाद्र, दया से आद्र, वचनबद्ध, वचन से बद्ध, मुंह मांगा, बहुत मोस्ट है, कभी अव्यय भी इसमें मान लेता है, लेकिन विकल्प के अनुसार इसको हल करेंगे। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, मन माना, इसको कभी अव्यय मानता है, कभी करण मानता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब विकल्प में दोनों नहीं देता है और दोनों देगा, तो विग्रह के अनुसार लगाएंगे। ठीक, मन माना का विग्रह मन के अनुसार भी होता है और मन से माना हुआ भी होता है, इसलिए इसमें अव्यय और करण दोनों मानते हैं। ठीक, वाग युद्ध, तो वाक से युद्ध, क्षुद्रातुर, क्षुद्र से आतुर, क्षुधा से आतुर, आंखों देखा, ये मोस्ट है, आंखों से देखा हुआ, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, गुण युक्त, गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण युक्त, गुण से युक्त, मन चाहा, मन से चाहा, जलावृत, जल से आवृत, तर्क सिद्ध, तर्क से सिद्ध, दुख भरी, दुख से भरी हुई, धर्म युक्त, धर्म से युक्त। सबका विग्रह करने पे से आ रहा है, ये ध्यान दीजिए। विग्रह करना सीख जाएंगे तो समास कभी नहीं गलत होगा। धर्म युक्त, धर्म से युक्त, पद यात्रा, पद से यात्रा, पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, ध्यान देना है, पवन चक्की बहुत मोस्ट है, ये बहुत मोस्ट है। इसमें करण तत्पुरुष से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की को पवन चक्की कहते हैं। ठीक, ये नहीं कि पवन की चक्की कर देंगे, जिसको नहीं पता रहेगा वो पवन की चक्की लगा देगा संबंध तत्पुरुष में, लेकिन नहीं, वो नहीं होगा। पवन चक्की का विग्रह होगा पवन से चलने वाली चक्की। क्लियर है? अब देखिए, भयभीत, भय से भी, मदांध, मद से अंधा, ये भी मोस्ट है, मद से अंधा, मदांध, महिमा मंडित, महिमा से मंडित। अब करण तत्पुरुष खत्म हो गया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, इसका उदाहरण सब एक साथ एक बार देख लेते हैं, इसके भी बहुत उदाहरण लिखे हैं। तो इसका विग्रह करने पे से आता है या द्वारा आता है, इसका उदाहरण देखिए।
तुलसी कृत है, भूख मरा है, हस्तलिखित है, अनुभवजन्य है, स्वयं सिद्ध है, रेखांकित है, शोकाकुल है, गुरुदत्त है, श्रम साध्य है, सूर्यकृत है, मेघाच्छन्न है, अश्रुपूर्ण है, इसमें भी कर तत्पुरुष है, दयाद्र है, वचनबद्ध है, मुंहमांगा है, मनमाना है, वाग्युद्ध है, क्षुधातुर है, आंखों देखा है, अकाल पीड़ित है, ईश्वर दत्त है, गुणयुक्त है। फिर आगे देखिए, मन चाहा है, जलावृत्त है, तर्क सिद्ध है, दुख भरी है, धर्म युक्त है, पद यात्रा है, पवन चक्की है, भयभीत है, मदांध है, महिमा मंडित है। ठीक, अब हमारा कर तत्पुरुष खत्म हो गया। हमने संप्रदान में 6 हैं तो कर्म को और करण को देख लिया। ठीक, अब हमारा बचा है संप्रदान, आपादान और संबंध और अधिकरण। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग इसका एक और भेद माना जाता है नए तत्पुरुष, इसको भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर पढ़ेंगे। फिर कर्मधारय व बहुव्रीहि में अंतर पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हमारा समास समाप्त हो जाएगा। इतना ही हम लोगों को और पढ़ना है। हम बोले थे कि 2 वीडियो और होगा, तो ये 1 वीडियो बन गया और 1 वीडियो और बना देंगे, उतने में समास समाप्त हो जाएगा हम लोगों का। ठीक, तो समास को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, उदाहरण को अच्छे से पढ़िएगा, अपने से भी 2-3 बार रिविजन करिएगा, नोट करिएगा और बुक से वासुदेव से समास के उदाहरण जरूर पढ़िएगा। ठीक, उसमें जितना दिया है उसको सबको रट जाइएगा एकदम उदाहरण को, क्योंकि बुक से जरूरी है रटना, बिल्कुल इसको भी रटिए और उसको भी बहुत जरूरी है। ठीक, इसको भी पढ़िए, समझिए, बहुत हेल्प मिलेगा आप लोगों को। अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा कैसी हमारी क्लास लगी, और हम अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक, अब 1 क्लास और होगी, फिर समाप्त हो जाएगा। अब हम 1 क्लास को यहीं पे बंद करते हैं।